विवेक। आज हम इस वीडियो में बेसिक ऑफ केमिस्ट्री एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री जो है बहुत बच्चों को टफ लगता है और यहाँ पे इस वीडियो में मैं पूरी केमिस्ट्री को इस हिसाब से समझाऊंगा जहाँ पे आपको फिर केमिस्ट्री में कोई टफनेस दिखेगा नहीं। तो अगर हमें पूरा केमिस्ट्री अच्छे से समझना है तो स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर 1। तो आपको ये पता होगा कि जनरली आपके दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि ये रिएक्शन क्यों होता है, व्हाई द रिएक्शंस ऑकर। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। तो जनरली आप लोग ये पढ़ते हो कि मेटल्स आर शाइनी, हार्ड एंड ऑल, लेकिन सिर्फ ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन केमिकली हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द मेटल, लेट्स से दिस। तो दिस आर द बेसिक्स। ठीक है, ये एडवांस सेक्शंस नहीं है, ये बेसिक है, बहुत बेसिक है, जहां पे आपको पूरा चीज क्लियर होगा। सो डू नॉट मिस द एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो और पूरे वीडियो को थॉरोली आप देखेंगे। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक ये होता है कि केमिस्ट्री का मेनली किस चीज से सब चीजें स्टार्ट होती हैं, तो वो है मैटर। तो सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करते हैं। तो मैटर क्या है? तो मैटर यहां पर आपका क्या आ रहा है? एनीथिंग, यानी कि कुछ भी, राइट? एनीथिंग। जैसे आपके आसपास क्या है? चेयर होगा, टेबल होगा, पेन, पेंसिल, इरेजर, एवरीथिंग दैट पोजेसेस, जिसके पास रहता है क्या? नंबर 1, मास, राइट? तो क्या एयर के पास मास है? तो आंसर इज यस। क्योंकि आप क्या कीजिए, एक फूले हुए बैलून को वेट में डालिए और एक बिना फूले हुए बैलून को वेट पे डालिए, आप देखोगे जो फूला हुआ बैलून है वो ज्यादा मास होगा, राइट? तो इससे हमें यह पता चलता है कि एयर भी एक क्या है? मैटर है। एंड कंटेन वॉल्यूम। और ये याद रखिएगा, जो भी मैटर होगा जिसके पास मास होगा वो वॉल्यूम को ऑब्वियसली कंटेन करेगा। तो दैट इज टर्म टू बी एज मैटर, राइट? तो मैटर में बेसिकली क्या आता है? वो सारे सब्सटेंस आते हैं जिनके पास क्या होगा? दो चीजें होंगी, पहला मास और दूसरा वॉल्यूम। तो क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं यहाँ पर? तो देखो, यहाँ पे आपका जो आता है फिर दूसरा पार्ट आता है वो मैटर के अलावा, वो होता है एनर्जीज, लाइक साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, टाइडल एनर्जी, लाइक दोज थिंग्स। तो हम वहां इनकी बात नहीं कर रहे, हम सीधा इनकी बात कर रहे हैं मैटर की, isn't it? Now, इसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि मैटर बनता किन चीजों का है? लेट्स स्टार्ट विद। तो एटम जो है या फिर मैटर जो है वो बनता किसका है? तो वो बनता आपका या तो एटम से है या तो मॉलिक्यूल से है, राइट? तो मैटर, ये याद रखिएगा, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, ध्यान से समझिए, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर यानी कि मैटर किससे बनता है? तो वो बनता है एटम से और मॉलिक्यूल से। अब क्वेश्चन ये है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है? तो सबसे पहले हम धीरे धीरे एटम को डिफाइन करते जाएंगे, फिर स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो प्लीज बी विथ मी, राइट? तो एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है? किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल? मैटर का, ठीक है? तो गेस कीजिए किसका मैंने कहा? मैटर का, राइट? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये एटम ऐसा चीज होता है जो अकेले रह भी सकता है और अकेले नहीं भी रह सकता है। यानी कि ये जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस में कैसे रह सकता है? ये अकेले भी रह सकता है और कभी कभी अकेले नहीं भी रह सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा एटम अकेले रहते हैं, कौन सा एटम कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं? तो इसका आंसर जल्दी ही आपको मिलेगा। उससे पहले हम समझेंगे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जानना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये याद रखिएगा, तो जनरली हमने ये कहा क्या अभी आपको कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो एटम से छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एटम को बनाते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आता है? तो एक चीज याद रखिएगा, इसका पहला पार्ट आता है इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज।
फिर बी नंबर आता है प्रोटॉन विच इज पॉजिटिव चार्ज, एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। और बच्चों काइंडली आप लोग क्या कीजिए, याद करते जाइए। ठीक है, साथ ही साथ आप इनको याद भी करते जाइए, विच हैज नो चार्ज। ठीक है, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो दीज आर टर्म टू बी एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये तीनों एटम में रिसाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत सारे रूल होता है, जैसे कि आप सीनियर सेक्शन में जाएंगे 11 12 में तो एसपीडीएफ रूल्स आते हैं, तो मैं 11 12 का नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 8 9 10 या 7 8 9 10 के बच्चों के लिए, जो कि अभी नया नया क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो होता है सेंटर सेक्शन, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मार्कर का कलर चेंज, ये हुआ सेंटर पार्ट, राइट। ये जो सेंटर पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, राइट। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, राइट, दैट इज अ सेंटर पार्ट। और ये जो सेंटर होता है ये बेसिकली इसमें दो सब एटॉम्स रहते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन विच इज अ पॉजिटिव, और दूसरा रहता है आपका न्यूट्रॉन दैट इज नो चार्ज। ठीक है ना। अब ये जो है सेंटर में जो रहता है ये काफी डेंस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, काफी डेंस होता है, ये ध्यान से समझिएगा। और इसमें क्या क्या रहते हैं, तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं दो, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसमें बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके पास के ये सारे जो सेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये राइट। तो इन सेक्शन की हम बात करेंगे। तो ये जो पहला सेक्शन है, ये तीनों जो सेक्शन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल या ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ठीक है, इसका तीन तीन नाम दिया गया है, राइट। और ये जो शेल है इसका नेमिंग किया गया है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है उसको हम लोग बोलते हैं के सेल, फिर एल, फिर एम, राइट। इसके बाद भी शेल होता है दैट इज कॉल्ड एन। अब क्वेश्चन ये है क्या इसको नंबर वाइज भी डिनोट करते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलेंगे 3, isn't it? नाउ अब मान लीजिए जो मैंने अभी ये बनाया है स्ट्रक्चर एटम का, इसका सबसे लास्ट शेल कौन सा है? जो 3 वाला है, यानी कि ये शेल है। इसको जो हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। तो लास्ट शेल को हमने क्या कहा? वैलेंस सेल। और मैंने ये कहा, मैं इतनी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग याद करते जाइए। और जो सेकेंड लास्ट शेल है यानी कि ये वाला शेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट शेल, जो कि सेकेंड लास्ट शेल है। वैलेंस सेल क्या हो गया? लास्ट वन, और ये हो गया सेकेंड लास्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानना क्यों जरूरी है? एक्चुअली व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कॉम्बिनेशंस, वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि हम ये क्यों इतना स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को। क्योंकि बच्चों को क्या किया जाता है, बहुत सारे टीचर ये एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर को बताते नहीं है, वो समझाते नहीं है कि होता ही क्या है इन चीजों में, तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता केमिस्ट्री में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे केमिस्ट्री में, एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वे। और जैसे ही ये वीडियो पूरा कंप्लीट होता है, एक्चुअली शायद ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक जाए, और एक सिंगल वीडियो भी इसका मैं कंबाइन करके बना दूंगा, तो इससे आपको क्या होगा कि आपको कंप्लीट केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी, आपको ईजी लगेगा केमिस्ट्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को समझ गए।
ठीक है, कि एटम का ये सारे पार्ट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब आप ये सोचो, आपने ये सुना होगा कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गए, लिथियम हो गए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, व्हाटएवर, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे एलिमेंट होते हैं तो उनमें डिफरेंसेस क्या है, राइट। क्योंकि बच्चे लोग को ये भी नहीं पता होता है, वो एलिमेंट बस रटते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्यों डिफरेंट होता है, राइट ना। तो सबसे पहले हम इसको जानने के लिए समझेंगे कि एटम एक से दूसरे में एक अंतर क्यों होता है। तो उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा किसको, एटॉमिक नंबर को। तो अब हम लोग सीखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये समझिए। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन क्या था, तो आपको याद होगा मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया था कि प्रोटॉन कहाँ रहता है। प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि वो यहां रहता है, इजंट इट, इस जगह पे प्रोटॉन रहता है। तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो प्रोटॉन क्या है, विच इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये कहां रिसाइड करता है, न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो ये होता है एटॉमिक नंबर। और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होते रहते हैं, ये ध्यान रखिए बच्चों, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होंगे, आपका एलिमेंट भी बदलता जाएगा। होप इट इज क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। इसमें प्रोटॉन कितना हुआ, 1। हीलियम में प्रोटॉन कितना हुआ, 2, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम में कितना हुआ, 3। बेरिलियम में कितना हुआ, 4, etc। तो यानी कि देखो जैसे जैसे प्रोटॉन बदल गया, एलिमेंट भी बदल गया, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी कोई आपसे ये पूछे कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में डिफरेंसेस क्यों होते हैं, तो योर आंसर विल बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, राइट। तो सिंपल सा हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड। जेड मीन्स, वापस समझिएगा, जेड मतलब मैंने क्या बताया अभी, बिल्कुल करेक्ट, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक नंबर। इसके बाद का जो सेक्शन आता है दैट इज 6th नंबर। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेट है, लेकिन उसके पहले हम क्या सिंपल सा समझेंगे कि क्या एक नॉर्मल एलिमेंट आपको झटका दे सकता है, यानी कि क्या वो आपको कोई भी चिंगारी दे सकता है। तो आपके पास कोई भी आसपास का मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं है, आप उसको टच करके देखिए, इजंट इट। तो आप एक जस्ट एक वायर ले लीजिए, नेकेड वायर ले लीजिए जो कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट ना हो, इजंट इट। तो आप देखोगे आपको झटका लगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। व्हाट इट्स मीन, तो मैंने इन शॉर्ट लिख दिया यहाँ पे क्या, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, अब आप सोचो कि पूरे जो एटम है उसमें नेगेटिव चार्ज क्या था, तो आप पाओगे कि पूरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन था वो था आपका नेगेटिव चार्ज। अब देखो मैंने इस जगह पर आपको नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता है आपके इस सारे शेल में, यानी कि के शेल, एल शेल, एम शेल, इजंट इट ना। पहले शेल में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने बना दिया। फिर रहेगा कितना, 8, यानी कि एल शेल में 4, 5, 6, 7, 8, राइट। फिर रहता है 8 या 18, isn't it? तो ये मैं आपका बना के दिखा दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, आपके मतलब एटम के शेल में, नट आपके शेल में, एटम के शेल में रहते हैं। और ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग क्या देते हैं, ऊपर में माइनस दे देते हैं, बिकॉज एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। मैं सब में नेगेटिव देते चला जा रहा हूं, देखिए। तो अब ये समझिए, सिंपल सा मैथमेटिक्स का लॉजिक समझिए, +2 इज इक्वल टू 0।
ये कब पॉसिबल है? जब +2 के साथ क्या रहेगा? -2, तभी तो ये दोनों कैंसिल होंगे। यस और नो? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किस क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे ये समझ में आया कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में रहते हैं। तो यहां पे आप देखो एक डेफिनेशन जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था एटॉमिक नंबर के लिए, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या मैं प्रोटॉन के जगह इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता हूं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इज नो। क्यों नहीं लिख सकते? यहां पे इसको काट के हम लोग इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिख सकते? वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर वैरी होता है पर प्रोटॉन का वैरी नहीं होता अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। जब तक कि न्यूक्लियर रिएक्शंस ना हो। हम लोग जो भी रिएक्शंस देखेंगे वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शंस देखेंगे, ना कि न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स का। इजंट इट? तो ये ध्यान रखिएगा कि इस डेफिनेशन में आप गलती से भी यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं करना। कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है बट विच इज रॉन्ग एक्चुअली। नाउ अब यहां पर हम लोग बात करते हैं एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर एक और जो टर्म है जो कि एटॉमिक नंबर जैसा ही है वो है मास नंबर, राइट? तो अब हम लोग लिखेंगे कि मास नंबर होता क्या है। तो यहां पे हमने लिखा क्या, देखिए मास नंबर। और मास नंबर को हम लोग लिखते किससे हैं? कैपिटल ए से। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं कैपिटल ए। कैपिटल ए फॉर मास नंबर। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, देखने में ये लगता है कि एटॉमिक नंबर जो है यानी कि जो ऊपर का लिखा हमने एटॉमिक नंबर ये वाला पार्ट, तो ये ए से स्टार्ट होता है। तो बच्चे लोग कंफ्यूज करके क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर को ए से लिख देते हैं विच इज रॉन्ग। एक्चुअली एटॉमिक नंबर भले ए से स्टार्ट हो पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से, जो कि लगता है कि एटॉमिक नंबर। ये समझ में आ गया? तो इट इज द सम टोटल ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इन शॉर्ट लिख सकते हैं हम लोग क्या? मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ, ये समेशन का सिंबल है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस, या फिर प्लस तो यहां समेशन दे चुके थे, एंड न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली प्रोटॉन के लिए स्मॉल p, न्यूट्रॉन के लिए स्मॉल n। तो ये हो गया क्या आपका बेसिकली मास नंबर। Isn't it? Hope it is clear. Now move to the next part of this video. अब आगे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि अब मेनली ज्यादातर आपको फोकस किस पे करना है? नंबर 1 एटॉमिक नंबर विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्योंकि पूरा जो केमिस्ट्री है यानी कि आपको क्लास 10 में कह सकता हूं कि मैक्सिमम जो केमिस्ट्री है आपका 99.9% वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे डिपेंड है। इसीलिए अब हम लोग धीरे धीरे किस पे आ रहे हैं? आपके सीरियस कंसर्न्स पे आ रहे हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को थोड़ा वापस से समझते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इट इज अ पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है। और ये कहां रिसाइड करता है? तो ये शेल में रिसाइड करता है। शेल या ऑर्बिट बोल दीजिए या एनर्जी लेवल बोल दीजिए। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये किस तरीके से रहता है? Isn't it? Let's say this. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से रेफर करेंगे तो आपके लिए कॉन्वीनियंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब अरेंजमेंट। तो सिंपली वी कैन डिफाइन लाइक इट इज an arrangement of electron in their
रिस्पेक्टिव शेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव शेल। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को उसके रिस्पेक्टिव शेल में सजाएंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि इसको परफेक्टली अरेंज कैसे करते हैं और अरेंजमेंट करना क्यों जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है, अभी जब आपने जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें आपने देखा था कि इसमें पहला शेल ये है, सेकंड शेल ये है और थर्ड शेल ये है, यानी कि पहला शेल ये, दूसरा ये और तीसरा ये। एक्चुअली होता ये है कि हर एक शेल के पीछे उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। आप पहले शेल में मैक्स टू मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और ये क्यों नहीं कर सकते, इसका आंसर अभी आप नहीं समझे तो बेटर है, इसका सीनियर यानी कि 11-12 में आपको आंसर मिलेगा। बस अभी आपको ये समझना है कि पहला जो शेल होता है उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, वो है 2। ठीक है, तो किसका क्या कैपेसिटी है वो लिख देते हैं। तो पहला शेल क्या था, K, L, M और N, और अप टू क्लास 10 तक आपको जो है 20 एटॉमिक नंबर तक ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो K शेल है, मैक्सिमम कैपेसिटी यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। तो K शेल का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितना का है, 2 इलेक्ट्रॉन। L शेल जो है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर है 8 या 18, फिर 16 या 32। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपको मैक्स टू मैक्स कितना अरेंजमेंट तक पढ़ना है, 2882। और ये क्या हो रहा है ये अभी हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मेनली इसी को समझना है पूरे कंसेप्ट में, क्योंकि इसी को समझने के बाद आप आयंस क्या होता है, रेडिकल्स क्या होता है, इन चीजों को समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट, इजंट इट? नाउ सी दिस। नाउ अब हम लोग सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2, फिर 8 या 18, फिर 16 या 32। तो वेल सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि टॉप 20 जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इजंट इट? उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगरेशन करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में वो आता है क्या, हाइड्रोजन, विच इज H। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो ये याद रखिएगा, वापस से हम बता देते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग लिखते हैं किससे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, मैंने मास नंबर लिख दिया, यहाँ पे पहले एटॉमिक नंबर लिखना था, दैट इज Z। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होता है वो होता है 1। तो जब एटॉमिक नंबर 1 हुआ और एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 1। और एज वी नो द नंबर, जो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले इस वीडियो में, अगर आपने पहले सुना होगा तो मैंने ये कहा था किसी भी आपके आसपास जो मेटल है जो कि नॉट कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी, आप अगर टच करोगे तो वो करंट नहीं मारता, इट इज द न्यूट्रल। एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ, 1। अब क्वेश्चन ये है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में जाएगा, क्या वो K में जाएगा, L, M या N में? तो ऑब्वियसली जब भी आप जो भी इलेक्ट्रॉन को प्लेस करोगे वो सबसे पहले शेल से एंटर करता है, यानी कि पहला शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने क्या बताया था, 2। तो ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2 है, मतलब ये 2 रोटी खा सकता है, पर रोटी इसके पास कितना है, सिर्फ 1। तो ये क्या हो गया, 1। तो यानी कि पहले शेल में 1 चला गया। अब क्वेश्चन ये कि बाकी सेल क्या होगा, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, isn't it? नाउ हाइड्रोजन के बाद आता है आपका हीलियम, और मैंने ये भी बताया था कि एक एटम दूसरे एटम से डिफरेंट क्यों रहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर चेंज इन एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2। तो जब
2 है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही एटॉमिक नंबर, तो इसीलिए ये भी कितना हो गया? 2, राइट। अब आप देखो ध्यान से, होता क्या है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 2। अब आप चेक करो सबकी मैक्सिमम कैपेसिटी, पहला का तो 2 था, इसका 8 है, फिर इसका 8 या 18 है, ठीक है, लेकिन 18 को तो आपको देखना नहीं, सिर्फ 8 तक ही देखना है, और यहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स जाना होगा 2 तक, यानी 20 तक एटॉमिक नंबर तक ही पढ़ना है आपको। वेल, तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि क्या के शेल में कुछ जाएगा, अब चेक करो, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था? 2। पहला शेल का कैपेसिटी कितना है? 2, तो क्या जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा, तो यहां भी आप क्या लिखेंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों के शेल खा लिया, तो इनके लिए कुछ बचा नहीं, तो यहां पे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस से समझिएगा, राइट। अब आते हैं हाइड्रोजन हीलियम के बाद आता है लिथियम, Li। फिर से एलिमेंट बदला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बदलेगा, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बदला तो एटॉमिक नंबर बदलेगा, दैट इज 3। अब समझिएगा, इलेक्ट्रॉन भी 3 हुआ, क्यों? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। क्या के सेल में जाएगा? तो देखिए, के शेल का पहला मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, तो 3 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन तो खा ही सकता है, तो 3 में से जब 2 चला गया तो बचा कितना? 1, तो वो इसके नेक्स्ट शेल में चला जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है अभी? चलो आगे चलते हैं। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, फिर सोडियम, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्युमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन Si, फिर आएगा फास्फोरस। यहाँ पे सिलिकॉन को मैं थोड़ा ठीक कर दूं, ठीक है, मैंने ठीक कर दिया, फास्फोरस। उसके बाद आएगा सल्फर, फिर आएगा उसके बाद क्लोरीन, फिर आएगा आपके पास आर्गन, फिर आएगा आपके पास के, दैट इज ऑफ पोटेशियम, और इसके बाद आता है वापस से कैल्शियम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ चीजें हम करेंगे, या फिर हम सभी कुछ करते हुए चले जाते हैं, फिर आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाएंगे या कुछ चीजें आपको शेयर करेंगे। नाउ अब देखिए बेरिलियम, तो देखो हम यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस में सजाए हैं, मतलब ये 3 है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 4, यानी कि बेरिलियम के पास कितना प्रोटॉन होता है? 4, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया? 4, तो यहाँ भी 4। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये भी कितना हो गया? 4। तो पहला शेल कितना खा सकता है? 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन में ये 2 खा लिया, तो बचा कितना? 2, वो उसके नेक्स्ट शेल में जाएगा, तो ये कुछ भी नहीं, ठीक है। नाउ फिर अब बोरॉन को देखते हैं, ये हो गया 5, ये भी हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, तो पहला शेल खा लेगा 2, तो बचा 3। फिर ये हो गया कार्बन 6, 6, 6, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 4 जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचा। फिर ये हो गया 7, 7, फिर हो जाएगा ये आपका 7, पहला शेल खा लेगा 2, बचेगा 5, राइट। होल्ड, पेशेंस रखिएगा, समझिए ध्यान से, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहीं पे अब धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। ऑक्सीजन का हो गया 8, 8, 8, पहला शेल खा गया 2, फिर हो गया 6, ये 2 ऐसे ही रहेगा, फिर हो गया 9, फिर हो गया यहाँ पे 9, 9, 2, 7, फिर हो गया 10, 10, 10, 2, 8, ये अब आ गया आपका क्या? सोडियम Na। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, वापस से प्रोटॉन 11। प्रोटॉन क्या था? बेसिकली प्रोटॉन का मतलब था कि अगर सम ऑफ प्रोटॉन करते हैं, यानी जितने भी प्रोटॉन होते हैं एटम में वही बनते हैं उसका एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई 11 इज द एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन भी 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 11, क्योंकि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो पहला शेल खा लेगा 2, तो 11 में से 2 चला गया, बचा 9, पर ये तो 8 ही खा सकता है, तो 2 + 8 10, तो बचा 1, तो वो उसके नेक्स्ट शेल में शिफ्ट हो गया। अब शायद आपको पूरा पार्ट क्लियर हो गया, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बाकी का जो सेक्शन है वो आप खुद से कर लीजिए, राइट। अब यहां पर करना क्या है, लेट्स से दिस। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं पॉज करके।
तो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। मैं पूरा इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरा इमेज क्लियर हो जाए, राइट। तो आप देखो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें और भी बताऊंगा, अब चेक कराऊंगा कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है, कौन सा नहीं रिएक्टिव है, कौन रिएक्शन में जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि रिएक्टिविटी से आपका क्या मतलब है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद। अब यहाँ पर हम समझेंगे क्या कि केमिकली एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो, आपको ये तो पता होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बनाता है वाटर, राइट। फिर आपने सुना होगा सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइन करते हैं और वो बनाते हैं एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड, isn't it? अब वो सारे एलिमेंट जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं या रिएक्शंस करते हैं, तो वो करते ही क्यों है, राइट। तो दोज एलिमेंट्स, तो यहां पे उसी को समझाने के लिए मैंने लिखा है दोज एलिमेंट विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस आर टर्म टू बी एज केमिकली एक्टिव। अब क्वेश्चन ये है कि केमिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, राइट। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे हमारे पार्ट 2 वीडियो को, जहां पे हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो वाकई वैल्यूएबल लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।